जय हिंद प्यारे साथियों। अद्वैत एसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, हिंदी की ये जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उस हिंदी की श्रृंखला में आज ही आपका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम हिंदी के 7 लेक्चर ले चुके हैं और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने उन 7 के 7 लेक्चर्स को सिस्टमेटिक विधिवत तरीके से आपने उसको देखा होगा। तो प्यारे साथियों, ये हमारा आज 8वां लेक्चर होने वाला है और इस 8वें लेक्चर में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो हिंदी का वर्णमाला यानी अध्याय नंबर हमारा 2 चल रहा है। अध्याय नंबर हमारा 2 चल रहा है और इसमें अध्याय नंबर 2 की हम एक क्लास हिंदी वर्णमाला पर आपकी ले चुके हैं और अब ये जो हम आपकी क्लास लेंगे वो हिंदी वर्णमाला पर भाग नंबर 2 लेंगे। हमारी पूरी पूरी उम्मीद रहेगी कि हिंदी वर्णमाला को हम 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर सकें। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और हमें पूरी पूरी उम्मीद है आप ठीक से इस बात को समझेंगे। तो ये जो क्लास आपकी उपयोगी होने वाली है, ये यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएल, लेखपाल या ऐसा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी पूछी जा रही है, उन सभी के लिए ये क्लास आपकी उपयोगी होने वाली है। तो चलिएगा देखते हैं हम। तो पिछली जो हमने क्लास आपकी छोड़ी थी वो क्लास आपकी अगर हम देखें तो हमने यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दी थी। तो अब आप देखिएगा, तो हम यहीं से आगे चर्चा करेंगे। अगर एक बार पीछे का हम चार्ट दोहराएं तो आप पाइएगा इसमें, तो हम लगभग लगभग इन बिंदुओं पे आपसे हिंदी वर्णमाला में चर्चा करेंगे। वर्णमाला शब्द व अर्थ, वर्ण का विस्तृत विवरण, वर्ण के प्रकार कितने हैं, स्वर एक परिचय, ये हमने आपसे चर्चा किया है। स्वर का वर्गीकरण हमने किया था। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को देखा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, औष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने हैं, जीव की स्थिति के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, उन पे आपसे चर्चा की। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने हैं। और आज की जो क्लास हमारी होगी वो यहाँ से आगे यानी कि जाति के आधार पर स्वर, यहाँ से आगे हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे आपसे कि जाति के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, प्रकृति के आधार पर जो स्वर है वो कौन कौन से हैं। फिर हम कुछ विविध जानेंगे स्वर के बारे में और उसके बाद में फिर व्यंजन एक परिचय, फिर स्पर्श व्यंजन को हम जानेंगे। आखिर स्पर्श व्यंजन कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, आखिर उनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है, वो चीजें जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्म व्यंजन हम जानेंगे। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं उन पे हम आपसे चर्चा करेंगे। द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। फिर इसके बाद में घोष के आधार पर वर्ण हम जानेंगे। फिर आगे देखेंगे तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण, अयोग बाह, अनुनासिक, विविध, और उसके बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पे। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग संयम बना करके क्लास को समझेंगे। तो देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं। हमने जो पिछली क्लास आपकी छोड़ी थी वो यहाँ पर कुछ हमने छोड़ी थी, लगभग लगभग अर्ध समृद्ध स्वर तक हमने आपको ये क्लास कंप्लीट करा दी थी। तो इसी में अब आप देखेंगे जाति के आधार पर स्वर। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइएगा जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको बताना है जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजातीय स्वर और एक होते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर हम उनको कहते हैं जब किन्हीं 2 स्वरों का उच्चारण समान स्थान से होता है तो हम उनको सजातीय स्वर बोल देते हैं। जैसे जाति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो हिस्सा है वो होता है सजातीय स्वर का और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है विजातीय स्वर का।
सजातीय स्वर किसको कहेंगे? तो जो सजातीय स्वर होता है वो समान स्थान और समान प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों की को सजातीय स्वर कहा जाता है। देखिएगा, ऐसे जितने भी स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान समान है और समान प्रयत्न से अगर वो बोले जा रहे हैं तो हम उन सभी स्वरों को सजातीय स्वर में काउंट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इनकी जो संख्या है सजातीय स्वर की वो 3 है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ को जब आप देखेंगे तो छोटा और छोटे आ को मिलाकर के ये बना है, दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो समान है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? सजातीय स्वर बोल देंगे। बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी आपके सजातीय स्वर हैं। देखिए कभी कभी होता क्या, एग्जामिनर इस तरीके से दे देगा कि बताइएगा छोटा आ और बड़ा आ क्या ये सजातीय स्वर है? तो आप कहिएगा जी बिल्कुल ये भी सजातीय स्वर है, क्योंकि इनका भी जो उच्चारण स्थान है वो दोनों क्या है? समान है, समान प्रयत्न से ये बोले जाएंगे, दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या है? समान है। तो इनको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सजातीय स्वर की कैटेगरी में रखेंगे। हो सकता है एग्जामिनर इस तरीके से दे दे कि बताइएगा ई और ई क्या ये सजातीय स्वर है? तो आप कहिएगा बिल्कुल ये भी सजातीय है, क्योंकि इनका भी जो उच्चारण स्थान है वो समान ही उच्चारण स्थान है। तो सजातीय स्वर में आपको याद रख लेना है कि समान स्थान और समान प्रयत्न से ये बोले जाएंगे, तो उनको हम सजातीय स्वर बोल देंगे। सामान्यतः सजातीय स्वर 3 ही है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। सजातीय स्वर का अन्य नाम भी है, सजातीय स्वर को सैवर्ण स्वर भी बोला जाता है। तो सजातीय स्वर कहिएगा या सैवर्ण स्वर कहिएगा, एक ही बात है। अगला है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर में क्या होगा? ये सजातीय स्वर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सजातीय स्वर का ये क्या है? उल्टा है बिल्कुल। तो अलग अलग स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को विजातीय स्वर कहा जाता है। यानी अलग अलग स्थान से जितने भी स्वर बोले जाएंगे वो अलग अलग स्थान से बोले जाएंगे, अलग अलग प्रयत्न से बोले जाएंगे, तो उनको हम क्या बोल देंगे? विजातीय स्वर बोल देंगे। जैसे विजातीय स्वर का जो हमारे पास में उदाहरण हो जाएंगे, सबसे पहले संख्या आपको याद रखना है। विजातीय स्वर की जो संख्या है प्यारे साथियों वो 4 है। अब ये जो 4 हैं, जैसे आप देखेंगे ए, आई, औ और औ, ये जो 4 आप देख पा रहे हैं, ये 4 के 4 आपके विजातीय स्वर हैं। ये इसलिए भी जाती है क्योंकि ये जो ए बना है वो ए प्लस ई के योग से बना है। ए का उच्चारण स्थान अलग है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो अलग है। इन दोनों के संयोग से ए बना है, तो इसलिए आपका ये विजातीय स्वर है। ये जो ए आप देख पा रहे हैं ये ए प्लस ए के संयोग से बना है और दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है, इसलिए ये भी आपका क्या है? विजातीय है। ये जो ओ आप देख पा रहे हैं ये ए प्लस ऊ के संयोग से बना है और दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए आप इसको भी किस में रखेंगे? विजातीय स्वर में ही रखेंगे। फिर है औ, तो औ जो है वो ए प्लस ओ के संयोग से बना है और दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो भी अलग अलग है, इसलिए हम इनको भी किस में रखेंगे? विजातीय स्वर में ही रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा? आपसे इस तरीके से दे देगा कि बताइएगा ए और ई क्या ये विजातीय स्वर है? तो आप कहिएगा बिल्कुल ये विजातीय स्वर है, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान अलग है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो अलग है। तो कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से भी कर सकता है, आपको ख्याल रखना है एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, तो आपको उसी प्रकार से प्रत्युत्तर अपना दे देना है। कभी कभी होगा ये कि एग्जामिनर इस तरीके से आपको दे देगा कि ई और ए क्या ये विजातीय स्वर हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल ये भी विजातीय है, क्योंकि दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो अलग अलग है, इसलिए ये भी किस में आ जाएंगे? आपके विजातीय स्वर में ही आ जाएंगे। विजातीय स्वर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, विजातीय स्वर कहिएगा आप या अवर्ण स्वर कहिएगा। तो विजातीय स्वर को अवर्ण स्वर के नाम से भी जाना जाता है और सजातीय स्वर को सवर्ण स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आप जाति के आधार पर स्वर को आप समझ पाए होंगे। अगला है, कभी कभार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत रेयर ऑफ रेयर चांस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं।
तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइएगा मुख की जो अंदर की मांसपेशियां हैं, आपके मुख के अंदर जो मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों में जो दृढ़ता होती है, उस दृढ़ता के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एग्जामिनर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ख्याल रखना है कि मुख के अंदर की जो मांसपेशियों की दृढ़ता है, उसके आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग है वो है आपका शिथिल स्वर। पूछा जा सकता है आपसे कि बताइएगा शिथिल स्वर कौन से होते हैं। दूसरा जो भाग है आपका वो है कठोर स्वर। दूसरा जो हिस्सा है वो है कठोर स्वर। और तीसरा जो हिस्सा है वो है मध्यम स्वर। तो मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं। शिथिल स्वर है, दूसरा आपका कठोर स्वर है, तीसरा जो आपका स्वर है वो आपका मध्यम स्वर है। आखिर क्या क्या आ जाता है इसमें? जैसे आप देखेंगे शिथिल स्वर में, तो शिथिल स्वर में याद रखेंगे इन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में कम तनाव रहता है। आपको ऐसा नहीं है कि इनको बोल बोल करके देखना है, क्योंकि यदि आप इनको बोल बोल करके देखेंगे और इनको व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल के माध्यम से आप एग्जाम में करेंगे तो संभावना है आप इनको गलत ही करके आएंगे। तो आपको इनको एक प्रकार से समझना है, समझने के माध्यम से फिर उसको रटना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके आना है। व्यवहारिक रूप से इनको नहीं देखना है कि आप इनको बोल बोल करके देखने लगे कि सर ने तो बताया कि मुख के अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनमें दृढ़ता आएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो इन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में कम तनाव रहता है और जो शिथिल स्वर की संख्या है वो 3 है। 3 क्या है? शिथिल स्वर है। जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये 3 जो आप देख पा रहे हैं ये आपके शिथिल स्वर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगला है कठोर स्वर। कठोर स्वर में क्या होता है? तो इन स्वरों के उच्चारण में जीभ की मांसपेशियों में अधिक तनाव होता है। जब हम इन स्वरों को बोलेंगे तो इन स्वरों को बोलते समय जीभ की जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें जो होगा वो क्या होगा? अधिक तनाव होगा। कठोर स्वर की जो संख्या है वो 4 है। 4 आपके क्या होते हैं? कठोर स्वर होते हैं। जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए और औ। ये 4 जो आप देख पा रहे हैं, ये 4 के 4 आपके क्या हैं? कठोर स्वर हैं। फिर है अगला मध्यम स्वर। मध्यम स्वर में क्या आएगा? तो इन स्वरों के उच्चारण में जीभ की मांसपेशियों में हल्की दृढ़ता रहती है, यानी दोनों के मध्य आ जाता है। ना ही तो अधिक तनाव होगा और ना ही आपका क्या होगा? कम तनाव होगा। दोनों के मध्य तनाव होगा। जब दोनों के मध्य तनाव होगा तो हमने इनको एक नाम दे दिया है मध्यम स्वर का। मध्यम स्वर की जो संख्या है प्यारे साथियों वो 2 है। 2 आपके क्या है? मध्यम स्वर है, ए और औ। ये जो 2 आप देख पा रहे हैं ये आपके मध्यम स्वर है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। तो आपको ख्याल रखना है मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर, मुख की मांसपेशियों में दृढ़ता के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला है आपका शिथिल स्वर, दूसरा है कठोर स्वर और तीसरा है मध्यम स्वर। जो शिथिल स्वर है उसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आपका शामिल हो जाएगा। जो आपका कठोर स्वर है उसमें बड़ा ए, बड़ा ओ और आई और बड़ा आ ये शामिल हो जाएंगे। और जो आप तीसरा देख पा रहे हैं आपका, जिसको आप बोल देंगे मध्यम स्वर, तो उसमें एक प्रकार से ए और औ शामिल हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के स्वर हैं। अगला जो हमारा प्रकार है स्वर का, वो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। स्वरों की जो प्रकृति है उस प्रकृति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। तो प्यारे साथियों, प्रकृति के आधार पर यानी कि इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
प्रकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। जैसे पहला जो आप देखेंगे वो है अनुनासिक स्वर। पहला जो स्वर है वो है आपका अनुनासिक स्वर, और जो दूसरा प्रकार का स्वर है वो है आपका निर्नुनासिक स्वर। प्रकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, एक अनुनासिक स्वर है, एक निर्नुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर क्या होता है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकले, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनको हम बोलें तो बोलते समय जो हवा है वो मुंह से तो निकले ही निकले, साथ में नाक से भी निकले, तो ऐसे सभी स्वरों को हम अनुनासिक स्वर कह देते हैं। अब अनुनासिक स्वर में आता क्या क्या है, जैसे आप देखेंगे तो किसी भी स्वर पे अगर हम चांद बिंदु लगा देते हैं, किसी भी स्वर पे जो 11 के 11 स्वर हैं उनमें से यदि हम किसी भी स्वर पर चांद बिंदु लगाएंगे तो हमारा वो अनुनासिक स्वर बन जाएगा। 11 के 11 स्वर में से किसी भी स्वर पे यदि हम चांद बिंदु लगा देते हैं तो वो हमारा अनुनासिक स्वर बन जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से हमारी क्या निकलेगी? वायु निकलेगी, हवा निकलेगी। तो अनुनासिक स्वर, किसी भी स्वर पे आप चांद बिंदु लगाइएगा तो वो आपका अनुनासिक स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ भी है, यदि हम किसी भी स्वर पर चांद बिंदु लगा देते हैं तो वह सभी स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर को एक नाम से और जाना जाता है, तो अन्य नाम याद रखेंगे। अनुनासिक स्वर को सानुनासिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक स्वर को सानुनासिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो भेद है वो है निर्नुनासिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। देखिएगा, ऐसे जितने भी स्वर हैं जिनको बोलते समय वायु केवल और केवल मुंह से निकले, हवा केवल मुख से निकले, उन सभी स्वरों को हम निर्नुनासिक स्वर के रूप में जानते हैं। अब ऐसे हैं कौन कौन से? तो जितने भी स्वर हैं आपके, जितने भी 11 के 11 स्वर हैं वो निर्नुनासिक स्वर ही होते हैं। अगर हम उन पे चांद बिंदु लगा देते हैं तो वो अनुनासिक स्वर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। 11 के 11 स्वर निर्नुनासिक होते हैं, यदि हम उन पे चांद बिंदु लगा देंगे तो फिर वो अनुनासिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, सभी स्वर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। और निर्नुनासिक स्वर का एक अन्य नाम भी है अनअनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक स्वर का एक दूसरा नाम भी है अनअनुनासिक स्वर। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के स्वर हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिन पे हम चांद बिंदु लगा दें तो वो अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। चांद बिंदु यदि हम हटा देंगे तो वो निर्नुनासिक स्वर बन जाएंगे। इतना आपको इसमें याद रख लेना है। तो प्रकृति के आधार पर आप समझ पाए हैं। प्रकृति के बाद में आप देखेंगे तो कुछ विविध है आपका। विविध में देखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनी है, तो विविध को आप थोड़ा ठीक तरीके से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए कंठीय स्वर कौन से हैं। तो कंठीय स्वर में क्या आता है? छोटा और बड़ा। ये दोनों जो आप देख पा रहे हो दोनों आपके कंठीय स्वर हैं। तालव्य स्वर कौन से हैं? तो दोनों ई आपकी तालव्य स्वर हैं। मूर्धन्य स्वर तो रीरी, ये जो रीरी है या जिसको आप ऋषि बोल देंगे, ये आपका मूर्धन्य स्वर है। औष्ठ्य स्वर कौन से हैं? तो दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों आपके क्या हैं? औष्ठ्य स्वर हैं। दंतोष्ठ स्वर कौन सा होता है? तो दंतोष्ठ में आपका क्या आता है? वे आता है। दंतोष्ठ स्वर कौन सा है? वे। कंठोष्ठ स्वर कौन से होते हैं? जो कंठ मतलब गले से और होठों से बोले जाएं तो वो छोटा ओ और बड़ा ओ, या ओ औ भी आप बोल देते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं।
कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं, यानी ऐसे स्वर जिनको गले और तालु से बोला जाता हो, तो दोनों ए दोनों ए आपके क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। क्वेश्चन था अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो अर्ध स्वर में क्या किया जाता है, ये और वे, ये और वे दोनों आपके क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। आगत या फिर विदेशी स्वर कौन से हैं, क्वेश्चन बनता बताइए आगत स्वर कौन से हैं, क्वेश्चन बनता बताइए विदेशी स्वर कौन से हैं। तो आपको क्या बताना, ये जो डॉक्टर वाला ओ आप देख पा रहे हैं, ये विदेशी स्वर है या ये आपका आगत स्वर है। आगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरी भाषा से आया हुआ स्वर है, ये आपका जो है ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है एक प्रकार से। इसका प्रयोग सामान्यतः किस में होता है, अंग्रेजी भाषा में होता है, इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं, आगत स्वर बोल देते हैं। फिर देखेंगे आप इधर, तो 2 पॉइंट और थोड़े से महत्वपूर्ण है, याद रख लेंगे आप। सभी स्वर घोष या सघोष कहलाते हैं। अगर हम घोष या अघोष के आधार पर स्वरों को देखेंगे तो सभी स्वर आपके घोष कहलाते हैं। सभी स्वर आपके क्या कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं। घोष को ही सघोष बोल देते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अगर हम प्राणत्व के आधार पर देखेंगे तो जो सभी स्वर हैं वो आपके अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। सभी स्वर आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो उम्मीद है स्वरों के बारे में आप डीपली गहराई में जाकर के चीजों को समझे होंगे। तो अगर स्वर के बारे में कोई भी डाउट है या स्वर से संबंधित कोई भी बात यदि आपको समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम समय निकाल करके उसका रिप्लाई आपको देंगे। तो यदि कोई भी डाउट आपका बन रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिएगा, स्वर आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो हम अब शुरुआत करेंगे क्लास की वो करेंगे व्यंजन पर। तो व्यंजन देखिएगा, अगर हम व्यंजन को समझें तो सबसे पहले ये व्यंजन का क्या है, परिचय है। व्यंजन एक परिचय। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्यंजन होता क्या है। यदि कोई आपसे पूछता है कि व्यंजन किसको कहते हैं तो आप उसको क्या समझाएंगे। तो व्यंजन की आपको एक सिंपल सी परिभाषा, एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। यानी वह ध्वनि जो स्वर के माध्यम से बोली जाए उसी को क्या बोल देते हैं, व्यंजन बोल देते हैं। वह ध्वनि जो स्वर के माध्यम से बोली जाए उसी को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे आगे याद रखेंगे, व्यंजन का शुद्ध रूप या मूल रूप स्वर रहित होता है। देखिए, व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है या शुद्ध व्यंजन होता है या मूल व्यंजन होता है वो आपका कैसा होता है, स्वर रहित होता है। एक होता है शब्द सहित, सहित का मतलब होता है साथ में। एक शब्द होता है रहित, रहित का मतलब होता है साथ में नहीं। तो जब हम किसी भी व्यंजन में से या किसी भी वर्ण में से अगर हम स्वर को खींच लेते हैं तो असल में वही जो होता है वो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। जैसे ये जो देख पा रहे हैं ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। लेकिन सामान्यतः हम व्यंजन को ऐसे ही लिखते हैं कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, च हो गया, छ हो गया या जय हो गया। हम सामान्यतः यही लिखते हैं कि ये आपके क्या है, व्यंजन है। परंतु ये व्यंजन का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप जो होता है वो स्वर रहित ही होता है, क्योंकि व्यंजन बोले ही स्वर की सहायता से जाएंगे। तो व्यंजन का जो मूल रूप हो जाएगा वो आपका स्वर रहित हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। व्यंजन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। व्यंजन को हम पराधीन बोलते हैं। अच्छा, पराधीन हम क्यों बोलते हैं, पराधीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पर मतलब दूसरे के अधीन। पराधीन मतलब पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों के अधीन होते हैं। अगर हम स्वर को ना बोलेंगे या स्वर को व्यंजन में शामिल नहीं करेंगे तो स्वर का उच्चारण नहीं हो सकता। यानी कि जो स्वर है, जैसे आप समझेंगे इधर,
अगर हम कै का उच्चारण करेंगे तो का इस तरीके से बोला जाएगा का। इसमें आप देख पा रहे हैं तो इसमें स्वर ऑलरेडी शामिल है। इसमें क्या है, स्वर ऑलरेडी शामिल है। हमने चा बोला तो चा में क्या है, स्वर शामिल है। तो ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाएंगे, ये स्वरों के अधीन है, इसलिए इनको पराधीन बोलते हैं। अगला है परतंत्र। तो परतंत्र का मतलब भी ये दूसरे के तंत्र में है या दूसरे के अधीन है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, परतंत्र बोल देते हैं। हल स्वर व्यंजन को एक और नाम से भी जाना जाता है, व्यंजन को हल बोलते हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन माने जाते हैं जो निम्नलिखित है। हिंदी वर्णमाला में असल में मूल रूप 33 व्यंजन थे, बाद में कुछ नए व्यंजन आ गए, उसमें नए व्यंजन शामिल किए गए, लेकिन मूल रूप से जो व्यंजन माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में वो 33 ही व्यंजन माने गए हैं। और वो 33 कौन कौन से माने गए हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, कैसे लेकर के मैं तक। अंतस्थ व्यंजन कितने माने हैं, 4, तो 25 और 4 29। और उस व्यंजन कितने माने हैं, 4 माने हैं, तो 29 और 4 आपके कितने हो जाएंगे, 33। तो मूल रूप से जो हिंदी में या मूल रूप से जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन माने गए हैं वो आपके प्यारे साथियों ये 33 व्यंजन माने गए हैं। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो अन्य भी इसमें 4 प्रकार की और 3 प्रकार की और जुड़ जाते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन 4, ये भी हम इसमें जोड़ देते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 इसमें और शामिल हो जाते हैं और 2 इसमें आगत व्यंजन शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 33 व्यंजन ये थे और 8 आपके ये शामिल हो जाते हैं। तो 33 प्लस 8 जब आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो आपके हिंदी वर्णमाला में जो कुल व्यंजन हो जाते हैं वो 41 व्यंजन हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो कुल व्यंजन हो जाते हैं वो 41 व्यंजन हो जाते हैं और 11 इसमें आप स्वर जोड़ देते हैं, तो ये 52 आपके एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसमें 2 और जोड़ देंगे जिसको आप अयोगवाह बोलते हैं, तो फिर ये 54 भी हो जाते हैं। तो इस बात का कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल रूप से व्यंजन माने गए हैं वो कुल 33 ही व्यंजन हैं, लेकिन 3 प्रकार के जब हम ये जोड़ देते हैं तो हिंदी में जो व्यंजन की संख्या हो जाती है वो प्यारे साथियों 41 हो जाती है। आइए अब एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्श व्यंजन क्या है। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का जो अर्थ होता है वो होता है छूना। स्पर्श शब्द का, ये जो स्पर्श शब्द आप देख पा रहे हैं इसका जो अर्थ होता है वो होता है छूना। यानी जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, किन व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का। जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो ये स्पर्श करते हुए निकलेंगे, या तो ये हमारे कंठ को स्पर्श करेंगे, या ये हमारे तालु को स्पर्श करेंगे, या हमारे ये मूर्धा को स्पर्श स्पर्श करेंगे, या हमारे ये ओष्ठों को स्पर्श करेंगे, तो या हमारे ये दंत को स्पर्श करेंगे। यानी जब भी हम इन व्यंजनों को बोलेंगे तो ये स्पर्श करते हुए निकलेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। तो याद रखेंगे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की सहायता लेनी हो तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी जब हम इनको बोलेंगे तो हमें इनमें से किसी एक का सहारा लेना होगा, तभी हम इनको बोल पाएंगे, अन्यथा हम इनको नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजन के जो अन्य नाम है वो कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इनको वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं, स्पृष्ट व्यंजन भी बोल देते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन बोल देते हैं, स्पर्श व्यंजन को स्पृष्ट व्यंजन भी बोल देते हैं। स्पर्श व्यंजन को स्फोटात्मक ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये कुछ स्पर्श व्यंजन के क्या हैं, नाम हैं। संख्या, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या को लेकर के बड़ा मतभेद है। अगर हम मुख्यतः देखें तो संस्कृत में 25 स्पर्श व्यंजन हैं, जबकि हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन है वो 16 ही स्पर्श व्यंजन है। लेकिन देखिएगा, अब हिंदी में जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा हिंदी में कितने स्पर्श व्यंजन हैं, तो प्यारे साथियों आपको 25 ही लगाने हैं, आपको 16 नहीं लगाने हैं। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जितनी भी बार क्वेश्चन बना है कि बताइएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो एग्जामिनर ने 25 ही माना है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन आपको 25 ही लगाने हैं। हिंदी में जब आप देखेंगे थोड़ा गहराई में समझेंगे हिंदी को, तो हिंदी में डे और उए, डे और उए, ड़े, ने, में, चे, छे, जे, झे को स्पर्श व्यंजन के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। देखो, जब आप हिंदी को थोड़ा गहराई में जाकर के समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्पर्श व्यंजन है हिंदी में जो 16 माने गए हैं, उनमें इन नो को शामिल नहीं किया जाता है। यदि हम इन नो को शामिल कर लेंगे तो हमारे 16 9 25 हो जाएंगे, और यदि हम इन नो को हटा देंगे तो आपके यही कितने रह जाते हैं, फिर 16 रह जाते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे, हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं वो 25 ही माने गए हैं। आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन नजर आए तो आपको 25 ही लगाने हैं, 16 नहीं लगाने हैं। कौन कौन से हैं आखिर वो स्पर्श व्यंजन? तो ये जो आप देख पा रहे हैं चार्ट, ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। जैसे इसको आप टेबल के माध्यम से याद रखेंगे। देखिएगा, ये 5-5 के वर्ग हैं, ऐसे भी 5 हैं और ऐसे भी 5 हैं, इस प्रकार से भी 5 हैं और इस प्रकार से भी 5 हैं। 5-5 के ये वर्ग में है, इसलिए इनको हम क्या नाम दे देते हैं, वर्गीय व्यंजन का नाम भी दे देते हैं। ये 5-5 के वर्ग में है, इसलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं, वर्गीय व्यंजन नाम दे देते हैं। इसको आप मान लेंगे 1, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। इसको आप मानिएगा 2, ये मानिएगा आप 3, इसको मानिएगा आप 4 और इसको मानिएगा 5, क्योंकि आगे जब हम कोड पढ़ेंगे तो इन्हीं का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो कंठीय, देखिए आपसे पूछा जाएगा बताइए कंठीय व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कंठीय व्यंजन में कै, खे, गे, घे, ड़े, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके कंठीय व्यंजन है। आपसे पूछा जाएगा बताइए तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो तालव्य व्यंजन में चे, छे, जे, झे और उए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब आपके एक प्रकार से क्या है, तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो टे, ठे, डे, ढे, णे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 5 आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। दंतीय व्यंजन तो ते, जब आप इनको बोलेंगे तो जीभ आपके दांतों पे लगेगी, ते, थे, दे, धे और ने, ये आपके क्या हैं, दंतीय व्यंजन है। जब आप इनको बोलेंगे तो आपकी जीभ दांतों पर स्पर्श करेगी। ओष्ठीय व्यंजन, जब आप इनको बोलेंगे तो आपके जो होठ हैं, आपके जो ओष्ठ हैं वो आपस में मिलेंगे। जब आप इनको बोलेंगे तो आपके जो ओष्ठ हैं, आपके जो होठ है वो आपस में मिलेंगे। जैसे पे, 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 पे आप बोलिएगा तो ओष्ठ आपके मिलेंगे। आप फे बोलिएगा, अगर ओष्ठ आपके नहीं मिलेंगे तो इनका उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ओष्ठीय बोल देते हैं। पे, फे, बे, भे और में, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 5 आपके क्या है, ओष्ठीय व्यंजन है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये जो आपका पंचम अक्षर है, ये जो पंचम वर्ण है, इनको आप नासिकीय व्यंजन भी बोल देते हैं। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा नासिकीय व्यंजन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन का जो पंचम वर्ण होता है वो आपका नासिकीय व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। तो उम्मीद है स्पर्श व्यंजन को आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे।
और स्पर्श व्यंजन के बाद में आप आगे देखेंगे नेक्स्ट है अगला है अंतस्थ व्यंजन। यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप अंतस्थ व्यंजन को क्या बताएंगे? तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन, इनकी जो संख्या होती है अंतस्थ व्यंजन की वो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, बे। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ये, रे, ले, बे। क्या याद रखना है? ये को तालव्य भी बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा ये का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये का उच्चारण स्थान आपको तालव्य बताना है। रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है, रे को मूर्धा भी बोल देते हैं, ले को दंतीय बोल देते हैं और बे को दंतोष्ट बोलते हैं। रे को अन्य नामों से भी जाना जाता, रे को लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, रे को लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, रे को प्रकंपिक वर्ण भी बोलते हैं और रे को कंपन जात वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो रे के इतने सारे नाम जो आप देख पा रहे हैं, इतने सारे नाम हैं। रे को मूर्धा भी बोलेंगे, रे को लुंठित भी बोलेंगे, रे को प्रकंपिक भी बोलेंगे, रे को कंपन जात भी बोलेंगे। ये जो सभी आप देख पा रहे हैं ये सभी आपके रे के नाम हैं। ये जो ले आप देख पा रहे हैं, ले को दंतीय के नाम से भी जाना जाता है और ले को पार्श्विक के नाम से भी जाना जाता है। यानी ले को दंतीय भी बोलेंगे और ले को क्या बोलेंगे? पार्श्विक भी बोलेंगे। तो ले को दंतीय भी कहा जाता है और ले को पार्श्विक भी कहा जाता है। आगे याद रखना है आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं अंतस्थ व्यंजन 4 के 4 ये, रे, ले, बे, ये 4 के 4 आपके सघोष या घोषवी कहलाते हैं। ये जो 4 के 4 आपके अंतस्थ व्यंजन नजर आ रहे हैं आपको, ये 4 के 4 घोष या सघोष भी हैं। और इन 4 के 4 को अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर देखेंगे तो ये 4 के 4 आपके किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। ये जो 4 के 4 आप देख पा रहे हैं, ये 4 के 4 आपके किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में। आगे याद रखेंगे अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर ये और वे, इन्हीं में से जो ये और वे है वो आपका किस में आ जाता है? अर्ध स्वर में भी आ जाता है। तो अर्ध स्वर भी आपको क्या रखना है? इसमें याद रखना है। तो अंतस्थ व्यंजन आप समझ पाए होंगे। अंतस्थ व्यंजन के बाद में नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है प्यारे साथियों वो 4 है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन है 4। कौन कौन से? शय, शय और शय, और एक आपका है। ये 4 आपके क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि जब आप इनको बोलेंगे तो एक प्रकार की आपकी ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा मतलब गरम गरम हवा निकलेगी जब आप इनको बोलेंगे। तो ये जो शय आप देख पा रहे हैं इसको तालव्य के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला शय आपका मूर्धा भी है, ये वाला जो शय है वो आपका दंतीय है को जब आप देखेंगे तो है को काकल्य ध्वनि बोलते हैं, है को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। एक बात आप इसको और याद रखनी है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये तीनों से अघोष भी कहलाते हैं। ये जो तीनों से हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अघोष भी कहलाते हैं। इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये आपका सघोष या फिर घोष कहलाता है। इन 4 के 4 को अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर देखेंगे तो ये 4 के 4 आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण भी कहलाते हैं। हमें पूरी पूरी उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो आप लोग संयम बना करके क्लास को समझ रहे हैं, हमें पूरी पूरी ऐसी आपसे अपेक्षा है।
आगे बढ़ते हैं हम, और आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सर क्लास 1 घंटे के पूरे आप लेते हैं, इसमें बीच में ब्रेक भी न के बराबर नहीं रहता है, तो आपको नहीं घबराना है, आपको संयम बना करके रखना है। देखिएगा, दिन में आप लोग लगभग अपनी स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकालिएगा, क्योंकि यदि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए 10-12 घंटे नहीं निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए तो क्या ही उम्मीद है। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो फिर क्या ही उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे। तो आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है पढ़ाई के लिए निकालिएगा, अन्य कामों में आप उसको क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा। क्योंकि जितना आप पढ़ाई के लिए समय निकालेंगे, उतना आपका जो सिलेबस है वो जल्दी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने हो। संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, 6, त्रय, ज्ञानी और श्रेय। ये जो 4 आप देख पा रहे हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये जो 6 हैं, ये जो शिक्षा वाला 6 हैं, ये कै और से के योग से बना है। देखो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का जो क्रम आएगा वो किसके बाद आएगा, तो 6 का क्रम हिंदी शब्दकोश में कै के बाद आएगा। यानी हिंदी शब्दकोश में जब हम इनको लगाएंगे तो पहले कै वाले रखे जाएंगे, फिर 6 वाले रखे जाएंगे। तो हिंदी शब्दकोश में 6 का जो क्रम है वो किसके बाद आएगा, कै के बाद आएगा। 6 किस किस के योग से बना है, कै और से के योग से बना है। फिर है त्रय। त्रय जो बना है वो तय और रे के संयोग से बना है। और यदि पूछा जाए कि हिंदी शब्दकोश में त्रय का जो क्रम आएगा वो किसके बाद आएगा, तो वो तय के बाद में आएगा। नेक्स्ट है ज्ञानी। ये जय और उए के मेल से बना है, जय और उए के मेल से बना है। अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्दकोश में ज्ञानी का स्थान किसके बाद में आएगा, तो जय के बाद में आएगा। फिर नेक्स्ट है श्रेय। ये जो बना वो शय और रे के योग से बना है, और हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम किसके बाद आएगा, शय के बाद आएगा। तो संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों, 4 है, और 4 के 4 आपको नजर आ रहे होंगे। फिर है संयुक्त व्यंजन के बाद में नेक्स्ट है आपका द्विगुण व्यंजन। जो द्विगुण व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या है वो 2 है। द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2 हैं, डे और डे, डे और डे। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये 2 आपके द्विगुण व्यंजन है। देखिए इन पे बिंदी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिंदी नहीं है तो फिर इनको आप द्विगुण व्यंजन नहीं कहेंगे। इन पर बिंदी है इसलिए ये द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम भी हैं। द्विगुण व्यंजन को आप उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, इनको आप विकसित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। द्विगुण व्यंजन कहें आप इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहें, आप इनको ताड़नजात व्यंजन कहें, आप इनको नवीन विकसित व्यंजन कहें, तो ये सभी आपके क्या है, एक ही के नाम है। तो आपको ख्याल रखना है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, नवीन विकसित व्यंजन, तो ये चारों ही क्या है, इन्हीं के नाम है। इनको फेंके हुए व्यंजन भी बोल देते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो द्विगुण व्यंजन कौन से, डे और डे है। नोट में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, हिंदी के शब्दकोश में डे, कौन से वाले डे की बात कर रहे हैं, इसी वाले डे की। और डे, कौन से वाले डे की बात कर रहे हैं, इस वाले डे की बात कर रहे हैं। डे और डे का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है, बल्कि शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो आप देख पा रहे हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्दकोश में जब आप देखेंगे तो ये जो द्विगुण वाले व्यंजन हैं, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं मिलेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ये डोली लिखा हुआ देख पा रहे हैं, डोली और डोर,
ऐसा नहीं है कि यहाँ हम ये लगा देंगे डोली और डोर, ये अगर हम लगा देते हैं तो फिर ये अशुद्ध है आपका, ये आपका क्या है, गलत है। तो याद रखेंगे आप लोग कि हिंदी में, हिंदी के शब्दों में कभी भी डे और डे, डे और डे, ये शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं मिलेंगे, या तो ये शब्द के मध्य में मिलेंगे या फिर ये शब्द के अंत में मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा पड़ोसी सही लिखा हुआ है, थोड़ा और पकौड़ी, इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो ड़े है ये प्रारंभ में नहीं है, ये जो ड़े है ये भी प्रारंभ में नहीं है, ये भी ड़े आपका प्रारंभ में नहीं है। तो या तो आपको याद रखना है ये ड़े जो मिलेगा आपको मध्य में मिलेगा या फिर ये आपको अंत में मिलेगा, ये कभी भी आपका शुरुआत में नहीं मिलेगा। ये जो डे देख पा रहे हैं ये भी आपका शुरुआत में कभी नहीं मिलेगा, या तो मध्य में मिलेगा या फिर आपको अंत में मिलेगा। जैसे देखो ढाबा, अगर हम इसको ढाबा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ढक्कन है, ये आपके शुद्ध लिखे हुए हैं, इनमें आपका ये नहीं लगेगा, लेकिन जब हम पढ़ना लिखेंगे तो पढ़ना ये हमें बिंदु लगाना होगा, पढ़ाई में भी बिंदु लगाना होगा और कढ़ाई में भी हमें बिंदु लगाना होगा। तो उम्मीद है द्विगुण व्यंजन को भी आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। द्विगुण व्यंजन के बाद में आप देखेंगे तो अगले जो हमारा व्यंजन है वो है आगत व्यंजन। प्यारे साथियों, ये जो आगत व्यंजन है इनकी जो कुल संख्या है वो 5 मानी जाती है। आगत व्यंजन की जो कुल संख्या है वो 5 है। अब वो कौन कौन से हैं 5? जैसे कुल संख्या 5 हिंदी के शब्दों में स्वीकृत 2 हैं। इसका मतलब क्या है? आगत व्यंजन कुल तो 5 हैं, लेकिन जब हम हिंदी के शब्द देखते हैं तो उनमें जो स्वीकार किए गए हैं वो केवल और केवल 2 ही, जय और फे, इनको ही आगत व्यंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आगत व्यंजन कुल 5 है, जैसे के, खे, गे, जे और फे, इन पे नुक्ता लगा हुआ है नीचे, इस बात का ख्याल रखेंगे। ये 5 आपके आगत व्यंजन हैं। लेकिन हिंदी के शब्दों में मान्यता केवल 2 को ही मिली हुई है, जय को और फे को। जय और फे, इन दोनों को हिंदी के शब्दों में मान्यता मिली हुई है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको प्यारे साथियों जो आगत व्यंजन बताने हैं वो 2 ही बताने हैं, जय और फे। ये 2 ही आपको आगत व्यंजन बताने हैं, बाकी इनको आप आगत व्यंजन नहीं बताएंगे, क्योंकि मान्यता ही केवल और केवल हिंदी में 2 को मिली हुई है। नेक्स्ट आप देखिएगा तो अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखो स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या? स्पर्श करते हुए निकलेंगे और वो घर्षण करते हुए निकलेंगे, इसलिए उनको हमने एक नाम दे दिया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, छ, जे, झे। जब आप इनको बोलेंगे तो आपके मुख से गरम गरम क्या आएगी? ऊष्मा आएगी, हवा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? आपके 4 हैं। अगर पूछे गए संघर्षी व्यंजन, प्यारे साथियों संघर्षी व्यंजन की जो कुल संख्या है वो 8 है। संघर्षी व्यंजन कुल कितने हैं? 8 हैं। संस्कृत में जो संघर्षी व्यंजन है वो कितने हैं? 4 हैं। जैसे आप देखेंगे तो कुल जो संघर्षी व्यंजन है वो 8 हैं, जैसे शे, 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 के, खे, गे, जे और फे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कुल 8 आपके संघर्षी व्यंजन है। लेकिन संस्कृत में केवल इन 4 को ही मान्यता मिली हुई है, शे, शे, शे और है। संस्कृत में केवल ये 4 ही आपके क्या है? संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट, घोष या स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। देखिएगा यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आपसे बताइएगा कि घोष या अघोष के आधार पर, या आपसे पूछेगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं।
तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्ण हैं, उनके जो प्रकार हैं, उनके जो भेद हैं, वो दो हैं। एक तो है घोष या फिर सघोष। एक है आपके घोष या फिर सघोष, दूसरे हैं आपके अघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्ण हैं वो दो प्रकार के हैं, घोष या सघोष, दूसरे हैं अघोष। घोष या सघोष कौन से होते हैं? तो एक कोड आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। देखो इसका मतलब क्या है, आपको पीछे हमने दिखाया था आपको जैसे आप पीछे जाएंगे तो हमने स्पर्श व्यंजन जब आपको बताए थे तो उसमें बताया था, देखिएगा स्पर्श व्यंजन का तीसरा मतलब ये पूरा, चौथा मतलब ये सारा का सारा, और पांचवा मतलब ये वाला सारा। ये जो देख पा रहे हैं आप, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये जो आप वर्ग देख पा रहे हैं, इन्हीं वर्गों को हम क्या बोल देते हैं, तीन के तीन वर्गों को हम कह देते हैं कि ये घोष या फिर सघोष है। साथ में जो अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि ये, रे, ले, वे, ये और है, ये भी आपके सघोष में ही आते हैं। सभी स्वर आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी जो स्वर हैं वो भी आपके सघोष हैं। तो फिर अघोष में क्या है? अघोष में स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण। स्पर्श व्यंजन जो अभी हमने दिखाया था उसमें जो पहला वाला वर्ग बचेगा पूरा का पूरा, और जो दूसरा वाला वर्ग बचेगा पूरा का पूरा, वो दोनों वर्ग आपके अघोष में आ जाएंगे। साथ में तीनों से आपके किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। तो अघोष में आपको इतना याद रखना है कि अघोष में क्या आएगा और आपका सघोष में क्या आएगा, इसका कोड आपको याद रख लेना है। फिर है नेक्स्ट प्राणत्व के आधार पर वर्ण। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर वर्ण। तो प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण है, उनके भी जो प्रकार है, उनके भी जो भेद है, वो दो ही माने गए हैं। एक तो है अल्प प्राण और दूसरा है आपका प्यारे साथियों महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होगा, तो स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 135 कोड आपको याद रखना है। 135 कोड आपको याद रखना है, अल्प प्राण का कोड है ये। और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण में आ जाते हैं, और सभी स्वर आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में क्या आएगा, तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा आपका। स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, और सभी ऊष् व्यंजन भी आपके किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। ऊष् व्यंजन यानी कि तीनों शय और आपका है। तो ये आप समझ पाए होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसके बाद में है अयोगवाह। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो प्यारे साथियों अयोगवाह की संख्या 2 है। अच्छा, अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहा गया? देखिए अयोगवाह को जब आप देखेंगे तो अयोगवाह को ना ही तो पूर्ण रूप से स्वर माना जाता है और ना ही पूर्ण रूप से इनको व्यंजन माना जाता है। अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इनका योग ना ही तो स्वर के साथ में हो पाता है और ना ही इनका योग व्यंजन के साथ में हो पाता है। इसलिए इनको अलग ही रखा गया है और इनको एक नाम दे दिया गया है कि ये क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह कितने हैं, तो अयोगवाह की संख्या 2 है। एक तो है अंग और एक दूसरा है आपका अह। अंग ये जो देख पा रहे हैं आप अंग, इस अंग को अनुस्वार बोलते हैं। इस अंग को अनुस्वार बोलते हैं। ये जो अह आप देख पा रहे हैं, इस अह को विसर्ग बोलते हैं। इस अह को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, विसर्ग बोला जाता है।
फिर है अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक की संख्या एक है। ये जो चांद बिंदु आप देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं अनुनासिक। ये जो चांद बिंदु आप देख पा रहे हैं, ये चांद बिंदु आपका क्या है? अनुनासिक है। जैसे यहाँ लगा हुआ है, ये अनुनासिक लगा हुआ है। ये भी जो देख पा रहे हैं आपका, ये भी अनुनासिक लगा हुआ है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद में आप देखिएगा तो कुछ विविध है। तो कुछ चीजें आपको विविध में याद रखना है। जैसे ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं। एक तो है बालाघात, दूसरा है संगम और तीसरा है अनुतान। बालाघात, संगम और अनुतान। कभी कभी एग्जामिनर शब्दावली देकर के आपसे पूछ लेता है कि इनका क्या क्या मतलब है। बालाघात क्या होता है? तो बालाघात को जब आप देखेंगे तो ये वल प्लस आघात में टूट जाएगा। आघात, बल प्लस आघात। ये जब हम क्या देंगे? प्रेशर देंगे। जैसे उच्चारण करते समय जब स्वरों पर विशेष जोर पड़ता है तो उसे स्वराघात या बलाघात कहा जाता है। जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वरों पर जब हम जोर देंगे, स्वर पे जब हम बल देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्वराघात या फिर बलाघात बोल देंगे। जैसे ऐसे तो है नहीं, इसको इंद्र पढ़ देंगे, इंद्र, इंद्र पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इंद्र। तो ई पर हमने क्या दिया है? प्रेशर दिया है, बल दिया है। विष्णु, ऐसा तो है नहीं कि विष्णु पढ़ देंगे, इसको क्या पढ़ेगा? विष्णु। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है? बल दिया है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? बलाघात बोल देते हैं। दूसरा है संगम। संगम का मतलब तो आप लगभग जानती होंगे। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम। तो संगम का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? मेल होता है। संगम का मतलब क्या होता है? मेल होता है। तो उच्चारण के मध्य जब हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण के मध्य अल्पकालीन विराम अवस्था को संगम कहा जाता है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसके बीच में जो थोड़े समय के लिए रुकेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे? संगम बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे हम? संगम बोल देंगे। संगम शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, संगम का मतलब मेल हो गया। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का मेल हो गया, तो उसको जहाँ तीनों मिलते हैं एक साथ में उसको हम संगम बोल देते हैं। जहाँ पर हम स्नान करने जाते हैं, जहाँ पर हम पावन होकर के आते हैं, हम मानते हैं कि हम गंगा में नहा लिए तो हम पावन हो गए हैं। हालांकि कबीरदास जी ने इसकी बड़ी व्याख्या की है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे तो ये वास न जाए। यानी कि नहाने धोने से ऐसा नहीं है कि मन का मैल चला जाएगा, क्योंकि मछली जो मीन होती है वो जल में ही रहती है, उसकी वास तक नहीं जाती है। खैर, तो संगम को याद रखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा तुम्हारे, तो यहाँ जो हम रुके हैं तुम प्लस हारे में, ये जो बीच का जो विराम है उसी को हम संगम बोल देते हैं। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये तुम्हारे पढ़ा जाएगा। फिर है अनुतान। तो अनुतान क्या होता है? किसी ध्वनि को स्वर लहरी में उतार चढ़ाव, यानी किसी ध्वनि की जो स्वर लहरी है उसमें उतार चढ़ाव को अनुतान बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ध्वनि के उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो अनुतान कहा जाता है। ध्वनि के उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? अनुतान कहा जाता है। जैसे ये तीन वाक्य लिखे हुए हैं, ये सामान्य वाक्य वह पास हो गया, वह पास हो गया। इसी को हम आश्चर्य के रूप में जब कहेंगे तो हम कहेंगे वह पास हो गया, वह पास हो गया, तो आश्चर्य हो गया। इसी को जब हम प्रश्न पूछना होगा तो हम क्या कहेंगे? वह पास हो गया, तो हमने यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया है। और थोड़ा कह देंगे तो हम कह देंगे अच्छा वह पास हो गया। तो ये जो देख पा रहे हैं आपका, एक प्रकार से ये अनुतान है। ध्वनि का जो उतार चढ़ाव है इसी को हम क्या बोल देते हैं? अनुतान बोल देते हैं। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है
कि यहाँ तक आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे और ये आपकी जो वर्णमाला की क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। तो हमने कंप्लीट वर्णमाला को, संपूर्ण वर्णमाला को 2 भागों में कवर करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। प्यारे साथियों, इसके बाद में जो हमारी अगली क्लास होगी, क्लास नंबर 9, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप इस क्लास को, इस हिंदी की सीरीज को अपने सभी मित्र, जो भी आपके सहपाठी हों, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनको आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। और प्यारे साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी हम आपकी कोई क्लास डालें, आपकी क्लास वो मिस ना हो पाए। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपकी होगी लिपि पर क्लास। एक ही क्लास में हम जानेंगे लिपि के बारे में। सामान्यतः अध्यापकगण लिपि को छोड़ देते हैं, लेकिन हम हिंदी की जो ये मुहिम हमने शुरू की है, 0 टू एडवांस आपको हिंदी सिखाने की, इसमें हम आपको कंप्लीट चीज़ें कराएंगे, कोई भी चीज़ आपके बीच में हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुछ आपके चैनल के बारे में है। आपके जो चैनल का नाम है वो अद्वैत एसीआई चैनल का नाम है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इस सर्च बार में नज़र आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।